नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी कि आप सभी अच्छे हों। तो आज की हमारी डेमो क्लास होने वाली है हिस्ट्री को लेकर। हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कि भारत में किस प्रकार से यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ, भारत के अंतर्गत किस प्रकार से यूरोपियन कंपनियां आई और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित किया भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ? देखिए, यहाँ से आपके यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस, यूपीएससी और पीसीएस के व अदर एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूरोपियन कंपनियों का क्रम किस प्रकार से है, या कौन सी कंपनी पहले आई या उसके बाद कौन सी कंपनी आई। तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत, आपका जो यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन हुआ वो कौन सा दौर था? उस दौर में देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत और मध्यकालीन भारत का अंत को हम साथ साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि आधुनिक भारत या आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का जो अंतिम दौर था, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंतिम दौर था, उन दोनों को हम साथ साथ पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, 16वीं शताब्दी यानी कि 16वीं शताब्दी का अंत कहा जा सकता है इसको, 16वीं शताब्दी का अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत। 17वीं शताब्दी की शुरुआत का ये है दौर था। तो 16वीं शताब्दी का अंत हो चुका था और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में यानी कि 1600 के आसपास, 1601, 1602, 1603 के आसपास तक का ये दौर था जिस वक्त भारत में यूरोपियन कंपनियां आई। ठीक है, तो आधुनिक भारत का शुरुआत और मध्यकालीन भारत के अंत को हम एक साथ कंबाइंड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में बहुत सी विदेशी कंपनियां आई, वे किस प्रकार आई, कहाँ से आई और कैसे आई। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपका जो है महाद्वीपों का मैप व्हाइट बोर्ड पर बनाया है आपके लिए, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, इसके बाद दक्षिण अमेरिका, इधर आपका पड़ता है यूरोप से लगा हुआ यूरोप के पूर्व में आपका एशिया है, और यूरोप के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, और एक महाद्वीप यहाँ पर आता है अंटार्कटिका है। ठीक है, नहीं, अंटार्कटिका नहीं आएगा यहाँ पे आपका महाद्वीप आता है, ये आपका जो है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। बस अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ, अभी बनाया ना, मैप बनाया था जब से, इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा कर दूँगा, स्टार्ट कर, दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं सुनील अमृत मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज हम आधुनिक भारत के बारे में बात करने वाले हैं, और आधुनिक भारत के अंतर्गत हम यूरोपियन कंपनियों का आगमन, यानी कि भारत के अंतर्गत जो यूरोपियन कंपनियां आई थी, यूरोपियन कंपनियां किस प्रकार से भारत में आई, किस देश से आई और कैसे उन्होंने यहाँ पर आकर अपना व्यापार बढ़ाया, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, ये आपका जो चैप्टर होने वाला है यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ये आपका जो है आईएएस, आईपीएस और पीसीएस व अदर एग्ज़ाम, जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी के बारे में कि किस प्रकार से यूरोपियन कंपनियां भारत में आई और उन्होंने अपना व्यापार को बढ़ाया तथा धीरे धीरे भारत में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाती चली गई और एक दिन ये आया कि भारत में उन्होंने अपना शासन ही शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए आधुनिक भारत की शुरुआत जो मानी जाती है 16वीं शताब्दी के अंत, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, अर्थात 17वीं शताब्दी को ही हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। यानी कि 16वीं शताब्दी समाप्त हुई, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 1601, 1602, 1603 ईस्वी जो आई थी उसको 17वीं शताब्दी कहते हैं। तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत हम आधुनिक भारत को पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ा जाता है। लेकिन देखिए मध्यकालीन भारत का जब अंतिम दौर चल रहा था, मध्यकालीन भारत के अंतिम दौर को और आधुनिक भारत के शुरुआत को दोनों को कॉमन रूप से पढ़ा जाता है, यानी कि साथ साथ दोनों को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो भारत में बहुत सी विदेशी कंपनियां आई थी। भारत के अंतर्गत जब भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सी कंपनियां आई और उनमें किस देश से आई, कौन से महाद्वीप से ये कंपनियां आई थी, तो ये सारी भी कंपनियां, भारत में जितनी भी कंपनियां आई सभी कंपनियां यूरोप महाद्वीप से आई। देखिए यूरोप महाद्वीप कहाँ पर है, ये मैंने आपका मैप सजाने की कोशिश की है थोड़ी सी। इसमें आपका कहाँ पर यूरोप महाद्वीप कहाँ पर पड़ता है, ये देखिए ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें ये एशिया है और एशिया के अंतर्गत ये आपका भारत का क्षेत्र है जिसमें हम रहते हैं, ये आपका भारत है। ठीक है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप से लगा हुआ ही, एशिया महाद्वीप से लगा हुआ यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, एक छोटा सा, और इस महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश हैं, इस महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश बसे हुए हैं। ये महाद्वीप कहाँ पर है, देखिए ये महाद्वीप के जो है उत्तर में, इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, यानी कि इसके उत्तर में, अगर यूरोप महाद्वीप के उत्तर की बात करें सबसे ऊपर, तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर पड़ता है। आर्कटिक महासागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और इसके दक्षिण में जो यहाँ पर ये एस आकृति का है तो इसको जो है अटलांटिक महासागर कहते हैं। ओके, इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं, इसकी आकृति एस आकार की है तो इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। और इसके जो दक्षिण में है, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको भूमध्य सागर कहते हैं, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। ओके, यानी कि तीन ओर से सागर से घिरा हुआ महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पूर्व में आपका ये एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है। ओके, तो ये पूर्व में एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है। तो आपका ये यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। यूरोप महाद्वीप में ही आपके बहुत सारे छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल, यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल बहुत कम है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही सबसे बड़े बड़े कार्य किए गए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ लगी। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, बहुत सारे जो है बड़े बड़े कार्य किए गए, खोजें की गई। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही हुई थी। ओके, टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी तो ये भी सबसे पहले यहीं पर थी। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया में एक ऐसा दौर आया कि व्यक्तियों की या लोगों की या मानव जाति की सोचने समझने या घूमने फिरने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। ठीक है, समाप्त हो गई, बिल्कुल मंद पड़ गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ समय बाद 100 साल 50 साल या
1000 साल बाद ऐसा हुआ कि फिर धीरे धीरे मानव जागा और उसकी सोचने समझने की कार्यशैली जो है विकसित होती चली गई। उसने जो है नई नई खोजें करनी शुरू की, नए नए स्थलों का पता किया, नए नए जो है टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो धीरे धीरे इस प्रकार से यानी कि एक दौर ऐसा आया जिसमें जो है इंसान ने इधर उधर घूमना शुरू किया, घूमना फिरना शुरू किया। तो उसको क्या हुआ कि उसने नई नई खोजें करनी शुरू की, यानी कि मानव का विकास होना शुरू हुआ। और इसी दौर को, जिस दौर में मानव का विकास हो रहा था दोबारा से, तो उसी दौर को पुनर्जागरण का काल कहते हैं। पुनर्जागरण का दौर कहते हैं, यानी कि पुनर्जागरण का दौर कहते हैं। ठीक है। और देखिए इसी को जो है हम एक नाम और दिया गया है, रिनेंसा। रिनेंसा के नाम से भी जानते हैं इस दौर को, रिनेंसा। रिनेंसा के नाम से भी जाना जाता है। ओके। इसके बाद देखिए क्या हुआ। अब देखिए ये वह दौर था जब इंसान नाव लेकर समुद्र में इधर उधर घूमना शुरू किया। इंसान ने पहली बार नाव लेकर इधर उधर घूमना शुरू किया और नए नए रास्तों की खोज की, नए नए द्वीपों की खोज की, नए नए देशों की खोज की। ठीक है। ये वही दौर था। इस दौर में क्या हुआ, इस दौर में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। इस दौर में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, स्थलों की खोज की गई। ठीक है। कुछ चीज़ों का आविष्कार किया गया, मूर्तियाँ बनाई गई। ठीक है। इसी दौर में मूर्तियों का भी निर्माण शुरू हुआ, मूर्तियाँ बनाई गई। लोगों ने यानी कि नई नई चीज़ों का खोज करना शुरू किया। ठीक है। और इसी दौर को जो है यानी कि इंसान की सोचने समझने की क्षमता में विकास हुआ और नई नई संस्कृति का विकास हुआ, संस्कृति को बढ़ावा मिला। ठीक है। तो इसी दौर में देखिए, इसी दौर में नई नई मशीनों का भी उत्पादन किया गया। इसी दौर में नई नई मशीनें बनाई गई, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, मशीनों के द्वारा कार्य किया गया, यानी कि लोगों का विकास होता चला गया। तो सबसे पहले जो ये कार्य किया गया, ये इस प्रकार के जो कार्य हुए, पुनर्जागरण का जो दौर आया सबसे पहले, वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आया। यानी कि यूरोप के महाद्वीप के अंतर्गत जो देश थे उनमें ये दौर चला सबसे पहले। तो यूरोप महाद्वीप एक छोटा द्वीप है। ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं और इन छोटे छोटे देशों ने ही सबसे पहले यहाँ के लोगों ने ही कंपनियाँ लगाई, फैक्ट्रियाँ लगाई। ठीक है। और देखिए जब यहाँ पर देश छोटे थे, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, फैक्ट्रियों में कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो उस कच्चे माल की पूर्ति के लिए ही यूरोप महाद्वीप के जो छोटे छोटे देश थे जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, कंपनियाँ लगाई बड़ी बड़ी, उनको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। अब ये कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से हो, क्योंकि यहाँ से तो इतनी आपूर्ति नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर उधर घूमना शुरू किया और नए नए देशों की खोज करनी शुरू की। ठीक है। तो यूरोप के व्यक्तियों ने सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो देश थे उन देशों के व्यक्तियों ने नाव लेकर इधर उधर घूमना शुरू किया, कहीं की खोज में, कच्चे माल की खोज में। पहले तो सबसे पहले क्या हुआ कि नए नए स्थलों का पता लगाएंगे, नए नए स्थलों का पता लगेगा, देशों का पता लगेगा, तो तभी तो वहाँ से कच्चे माल लाए जाएंगे भारत के अंतर्गत, यूरोप के अंतर्गत। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ दो देश थे। एक थे आपका, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। देखिए दो देश थे, स्पेन और पुर्तगाल। जब यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन के अंतर्गत कंपनियाँ लगाई गई, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, तो यहाँ के राजाओं ने अपने देश के लोगों को प्रोत्साहित किया, लोभन दिया कि आप जो है जाइए और नए नए देशों की, नए नए स्थलों की खोज कीजिए। मैंने आपका यहाँ पर नक्शा बना रखा था उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि अब देखो, मान के चलो कि किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आप जाइए नाव के द्वारा और किसी देश की खोज कीजिए या किसी स्थल की खोज कीजिए, तो देखिए यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है।
यात्राओं पर घूमने फिरने में, रहने खाने का, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका जो खर्च था, यात्रा का जो खर्च था, उसको वहन करने के काबिल नहीं था। तो इसीलिए स्पेन व पुर्तगाल के राजा, यानी कि दोनों देशों के राजाओं ने मिलकर कुछ व्यक्तियों को भेजा, कुछ व्यक्तियों से कहा कि आप जाइए और नए नए स्थलों और देशों की खोज कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। यानी कि यात्रा का सारा खर्च जो है स्पेन और पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम देंगे, आप नए नए स्थलों या देशों की खोज कीजिए। ठीक है, तो इसी से लेकर यानी कि स्पेन के एक राजा ने स्पेन के और पुर्तगाल के राजाओं ने जिन लोगों को प्रोत्साहित किया, तो उनमें से एक व्यक्ति यहाँ से नाव लेकर निकला। नाव के द्वारा उसने यात्रा की शुरुआत की और नाव लेकर निकला। ठीक है, तो घूमते घूमते यहाँ से जब सागर में आ गया तो घूमते घूमते वो पहुँचा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के तट पर। तो यहाँ पर वह व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर पहुँचने के बाद उसने जो है देखा कि यहाँ पर एक स्थल है, एक देश है, या पृथ्वी का जो स्थान था वो आया। तो उसको देखकर जो है उसने कहा कि शायद मैंने जो है भारत की खोज कर दी, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने उन्हें भारत खोजने के लिए भेजा था। स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने भारत को खोजने के लिए भेजा था। क्योंकि भारत जो है उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, खनिजों का, मसालों का और बहुत सारी उत्पादन होता था। और यहाँ से जो है एशिया के जो और देश थे, यहाँ से जैसे कि टर्की हुआ, ईरान, इराक, फारस वगैरह जो देश थे, उनका भारत के साथ व्यापार होता था क्योंकि स्थल से मिले हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने भी सुना। यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने भी भारत के बारे में सुना था कि भारत के अंतर्गत भारत में बहुत ज़्यादा संपदा है और वहाँ उस देश के साथ व्यापार किया जा सकता है। तो इन्होंने जो है यूरोप ने अपने देश के व्यक्तियों को भेजा कि जाइए भारत की खोज कीजिए, भारत का पता लगाइए कि भारत कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है स्पेन के राजा ने जो है एक आदमी को भारत खोजने के लिए भेजा। तो स्पेन के राजा ने भारत को खोजने के लिए भेजा। तो यह घूमते घूमते समुद्र में कहाँ पर जा पहुँचा? उत्तरी अमेरिका के तट पर जाकर पहुँचा और इसने सोचा कि मैंने भारत को खोज लिया है या भारत का पता लगा लिया है। तो इसीलिए आज भी जो भारत के जो उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती लोग हैं, यहाँ पर जो तटों पर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका के जो तटवर्ती लोग हैं आज भी उनको जो है रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन व्यक्ति था जिसने अमेरिका की खोज की थी? आप सभी को पता होगा, अमेरिका की जो खोज की थी वो कोलंबस ने की थी। वो व्यक्ति था कोलंबस। कोलंबस नाम का व्यक्ति था जिसने अमेरिका का पता लगाया था। और कब लगाया था, कौन से सन में लगाया गया था? ये 1492 की बात है। 1492 में कोलंबस खोजने के लिए निकला था भारत को, लेकिन खोज लिया उसने अमेरिका को, यानी कि उत्तरी अमेरिका को। इसीलिए वो उत्तरी अमेरिका के जो तटवर्ती लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद वह वापस आया और बाद में पता चला कि ये तो जो है उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ समय बाद फिर जो है एक व्यक्ति को पुर्तगाल व स्पेन के राजाओं ने फिर से दोबारा जो है भेजा। इसके बाद एक व्यक्ति फिर निकला यहाँ से कुछ समय बाद, और वो यहाँ से निकलकर इधर से पानी के रास्ते होते हुए नाव के द्वारा यहाँ तक आकर पहुँचा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती एरिया तक जाकर पहुँचा। दक्षिण अफ्रीका तक आया, लेकिन वह यहाँ पर आने के बाद यहाँ से वापस चला गया, क्योंकि उसने देखा यहाँ पर वह व्यक्ति आया
उसने देखा कि इससे आगे तो कोई भी देश नहीं है या महाद्वीप दिखाई नहीं देता, समुद्र ही समुद्र है। तो इसलिए इसने सोचा कि इससे आगे कोई देश नहीं है और भारत नाम का कोई देश जो है दुनिया में है ही नहीं, तो वो यहाँ से वापस चला गया। तो इस व्यक्ति का नाम क्या था? इस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज नामक व्यक्ति नाव के जरिए यूरोप महाद्वीप से यानी कि पुर्तगाल से और यहाँ तक आया। कहाँ तक? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती एरिया पर आया, ठीक है। और उसने देखा कि इससे आगे कोई देश नहीं है, तो इसलिए वह यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। उसको यहाँ पर कोई कुछ नया नहीं मिला, ठीक। अब देखिए इसके कुछ समय बाद फिर एक व्यक्ति और निकला। क्यों? क्योंकि देखिए यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने या वहाँ के राजाओं ने, पुर्तगाल के राजाओं ने ठान लिया था कि हमें भारत का पता लगाना है और भारत की खोज करके रहेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए वे लगातार मेहनत करते रहे। और क्या हुआ कि इसके बाद एक लंबे समय बाद एक व्यक्ति और निकला यहाँ से नाव लेकर, एक व्यक्ति और निकला और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए एशिया महाद्वीप की ओर निकल पड़ा, यानी कि यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से हिंद महासागर में होकर एशिया महाद्वीप की ओर आया, ठीक है। और उसको जो है एशिया महाद्वीप के बारे में पता लगा, तो उसने यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उसे एक गुजराती व्यक्ति मिला और उस गुजराती व्यक्ति ने उसे उसकी भारत तक पहुँचने में मदद की, ठीक है। तो वह अफ्रीका होते हुए भारत की ओर आया और एक गुजराती व्यक्ति ने उसकी भारत पहुंचने में मदद की। तो यह व्यक्ति कौन था जो भारत आया, पुर्तगाल का, जिसने भारत की खोज की, भारत के बारे में पता लगाया? आप सभी जानते होंगे उसके बारे में, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली व्यक्ति सबसे पहले भारत आया, जिसने भारत की खोज की। और भारत में कहाँ पर पहुँचा? भारत में वह पहुँचा केरल के कालीकट नामक स्थान पर। केरल के कालीकट नामक स्थान पर यह वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति भारत में आया, यानी कि इसने भारत की खोज की। तो अक्सर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि भारत की सबसे पहले भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने कब की थी? आप सभी को पता होगा, 1498 में भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। और कहाँ पर पहुँचा? केरल के कालीकट नामक स्थान पर सबसे पहले वह व्यक्ति पहुँचा था, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर भारत के तटवर्ती क्षेत्र केरल के तट पर जो है कालीकट नामक स्थान है, तो यहाँ पर वह व्यक्ति पहुँचा, ठीक है। तो आप याद रखना, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। कब की? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की। खोजने निकला था भारत को, लेकिन खोज लिया किसको? उत्तरी अमेरिका को। इसीलिए उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती लोगों को, जो अमेरिका के तटवर्ती लोग हैं, उनको रेड इंडियन कहा जाता है। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज सिर्फ अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र तक पहुंच पाया, वह उससे आगे नहीं गया और यहाँ से वापस लौट गया, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आया यूरोप महाद्वीप यानी कि पुर्तगाल से ही, और अफ्रीका के रास्ते ही होते हुए, अफ्रीका के रास्ते होते हुए, समुद्र से नाव में बैठकर अफ्रीका के रास्ते होते हुए हिंद महासागर में होते हुए एशिया महाद्वीप की ओर भारत के तट पर पहुंचा। कहाँ पर? केरल के कालीकट नामक स्थान पर सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ दिन रहा और रहने के बाद यहाँ से फिर वो कुछ मसाले लेकर वापस गया। तो कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत से कुछ मसाले लेकर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से होते हुए, अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए यूरोप यानी कि पुर्तगाल अपने देश में पहुंचा। और वहाँ पर जब उसने जाकर वह मसाले बेचे,
उसने, देखिए ये आपका केरल का जो केरल के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर मसालों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मसाले लेकर वो नाव के जरिए अपने देश में पहुँचा और उसने जाकर वहाँ उन मसालों को बेचा, तो उसकी यात्रा पर यानी कि उसको जो आने के लिए और खाने पीने में जो भी या रहने में जो भी खर्च आया था, उसका 60 गुना, मान के चलो कि अगर उसकी यात्रा पर 1000 रुपये खर्च हुए, ठीक है, तो उस 1000 का 60 गुना यानी कि उसे अपनी यात्रा से 60 गुना अधिक, जितना खर्च यात्रा पे हुआ था उसका 60 गुना अधिक में वे मसाले बिके, तो यानी कि उतना उसको फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 60 का गुना हो जाएगा आपका ये, यानी कि 60,000। 1000 उसका खर्च लगा वहाँ से आने में यहाँ तक, और उसने मसाले खरीदे और उन मसालों को लेकर जब वो यूरोप वापस पहुँचा या पुर्तगाल वापस पहुँचा, ठीक है, और उसने वहाँ पर उन मसालों को बेचा, तो उसे 60,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि लगभग क्या है 59,000 यानी कि 59,000 का फ़ायदा, यानी कि देखिए कितना मुनाफा हुआ उसको। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ ने वहाँ के पुर्तगाल के जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। जिस प्रकार से वास्को डी गामा भारत से कुछ मसाले लेकर वापस पहुंचा, ठीक है, तो वापस पहुंचने के बाद जब उसने उन मसालों को वहां पर जाकर बेचा, तो उसे 60 गुना इनकम हुई, 60 गुना फ़ायदा हुआ, ठीक है, 60 गुना ज़्यादा पैसा उसको मिला। तो इस चीज़ ने जो है, इसने यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो हुआ क्या, देखिए पुर्तगाल में इसी लाभ को देखते हुए पुर्तगाल में एक कंपनी का गठन किया गया। क्या क्या, पुर्तगाल ने एक कंपनी बना दी और कंपनी को कहा कि आप भारत में जाइए और वहाँ पर व्यापार कीजिए। तो क्या था इस कंपनी का नाम और कब ये बनी थी, देखिए मैंने आपको बताया 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, कुछ दिन रहा और वापस चला गया, ठीक है, यहाँ से मसाले लेकर। तो उसको थोड़ा जाने में टाइम भी लगा होगा, ये मान के चलो कि 1500 के आसपास वो वापस पहुँचा होगा वहाँ पर। तो वहाँ से हुआ क्या कि यूरोप में एक कंपनी का गठन किया गया। तो यूरोप में एक कंपनी का गठन किया गया कब, 1503 ईस्वी में। पुर्तगाल ने क्या किया, पुर्तगाल के राजा ने क्या किया कि एक कंपनी बनाई और कंपनी से कहा कि आप भारत में जाइए और वहाँ पर व्यापार कीजिए, ठीक है। तो ये कंपनी बनी कब, 1503 में। नाम क्या था इस कंपनी का, एग्जाम में आ चुका है कई बार, उस्तादो द इंडिया। उस्तादो द इंडिया। उस्तादो द इंडिया के नाम से पुर्तगाल ने एक कंपनी का गठन किया कब, 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में उस्तादो द इंडिया, या कभी कभी एग्जाम में कुछ बुकों में आपका यहाँ पर दिया है मुस्तादो द इंडिया। उस्तादो द इंडिया या मुस्तादो द इंडिया के नाम से एक कंपनी का गठन किया गया। कहाँ पर, पुर्तगाल में। कब किया गया, 1503 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए इस दौर में, इस वक्त 1503 या 1504 या 1505 के आसपास भारत में कौन शासन कर रहा था, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा होगा तो उसके बारे में आप जानते होंगे कि उस वक्त यहाँ पर किसका शासन था। जब पुर्तगाल में उस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी बनी 1503 ईस्वी में, उस वक्त भारत में कौन शासन कर रहा था या किसका शासन था, आप सब जानते होंगे, ठीक है। देखिए इस वक्त क्या था कि सल्तनत काल का दौर था। सल्तनत काल का दौर था, यानी कि सल्तनत काल था। और आपने पढ़ा होगा कि इब्राहिम लोदी और सल्तनत के पतन का दौर था, ठीक है। सल्तनत के पतन और मुग़ल वंश का आगमन कहा जा सकता है इस वक्त, यानी कि क्योंकि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट करके, यानी कि हरा कर युद्ध में, और यहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना
की थी। तो इस वक्त जो है पुर्तगाल के अंतर्गत एक कंपनी का गठन किया गया, कंपनी बनाई गई, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं, तो 1503 में उस्तादो द इंडिया नाम की एक कंपनी बनी है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल की कंपनी ने केरल के कोचीन में सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की। पुर्तगाल की जो कंपनी थी उस कंपनी ने सबसे पहले, इसको मैं साफ कर देता हूँ, और भारत का ही, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, भारत का थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं। देखिए पुर्तगाल की कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई, कौन सी कंपनी? उस्तादो द इंडिया। उस्तादो द इंडिया जो कंपनी 1503 ईस्वी में बनी थी वह भारत में आई, और भारत में उसने अपनी एक कोठी बनाई सबसे पहले। कहाँ पर? केरल के कोचीन, यहाँ पर तटवर्ती पे एक कोचीन नामक स्थान है, और यहाँ पर कोचीन में सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी ने एक कोठी बनाई। यानी कि कोठी, देखिए पहले जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती थी उनको कोठी कहते थे। जो फैक्ट्रियाँ होती थी, जो छोटा सा कारखाना होता था उसको फैक्ट्री कहते थे, उसको कोठी कहते थे, ठीक है। तो पुर्तगाल की कंपनी ने केरल के कोचीन में सबसे पहले अपनी कोठी लगाई। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाल ने सबसे पहले अपनी जो कंपनी या फैक्ट्री या कोठी कहाँ पर स्थापित की? तो कोचीन में, ठीक है। और धीरे धीरे अपना व्यापार इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कोठी बनाई और धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू कर दिया। तो इसके तहत जब कंपनी पुर्तगाल आई, पुर्तगाल की जो कंपनी भारत आई, उस कंपनी का पहला अधिकारी या गवर्नर कौन था, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उस्तादो द इंडिया नाम की जो कंपनी 1503 ईस्वी में बनी, वो भारत आई और केरल के कोचीन में उसने सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की। और सबसे पहले एक व्यक्ति आया यहाँ पर, उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सबसे पहले, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम का व्यक्ति सबसे पहले भारत में जो कंपनी का, यानी कि 1503 में जब कंपनी बनी उसी साल वो भारत आई, तो 1503 ईस्वी में यह कंपनी का गवर्नर या अधिकारी कह सकते हैं, गवर्नर या अधिकारी बनकर आया। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा सबसे पहले 1503 ईस्वी में ही कंपनी का अधिकारी बनकर, 1503 में नहीं, देखिए 1503 में क्या हुआ, 1503 में कंपनी बनी और उसके 2 साल बाद, तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत कंपनी के गवर्नर या अधिकारी बनकर आए, ठीक है। और देखिए इसने सोचा कि भारत के जो अपनी जो ये कोचीन में इन्होंने कोठी स्थापित की, तो इन्होंने सोचा कि भारत के अंतर्गत अपने क्षेत्रफल को या भारत के क्षेत्र पर अधिकार कैसे करें। तो उसके बारे में इन्होंने सोचा कि भारत में किस प्रकार से अपना क्षेत्रफल या प्रभाव को बढ़ाया जाए, ठीक है। अभी तक देखिए मैंने आपको बताया कि आधुनिक भारत के अंतर्गत यूरोप ने सबसे पहले, यूरोप के 2 देशों के राजाओं ने, स्पेन व पुर्तगाल के राजाओं ने अपने एक व्यक्ति को भेजा भारत को खोजने के लिए। भारत को खोजते खोजते समुद्र के रास्ते वो पहुंचा कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका पर। उत्तरी अमेरिका की खोज की किसने? कोलंबस ने। कब की? 1492 ईस्वी में। इसके बाद एक और व्यक्ति आया समुद्र के रास्ते ही, और आते आते वो कहाँ पर पहुँचा? उसका डस्टर कहाँ गया?
इसको खोजते खोजते, भारत को खोजते खोजते वह पहुंचा कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका पर, ठीक है। लेकिन उसे दक्षिण अफ्रीका में कुछ ज़्यादा नहीं मिला, उसके बाद वह आगे नहीं पहुंच पाया और वहीं से वह वापस चला गया। कौन था? बार्थोलोमो डियाज, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के तट तक पहुंचा कौन? बार्थोलोमो डियाज। लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर एक और व्यक्ति आया और अफ्रीका के रास्ते से होते हुए ही हिंद महासागर के रास्ते वह भारत में पहुंचा, यानी कि भारत की उसने खोज की। और सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा? केरल के कालीकट नामक स्थान पर। कब पहुंचा था वह? 1498 ईस्वी में। नाम था वास्को डी गामा। तो भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब की? 1498 ईस्वी में की, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1498 के बाद जब वह वापस पहुंचा तो उसको वो यहाँ से केरल से मसाले लेकर वापस गया और उन मसालों को उसने वहाँ पर अगर जो अपने देश में जाकर बेचा तो उसे लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ। तो इसी चीज़ को देखते हुए पुर्तगाल के राजा ने एक कंपनी का गठन किया, जिस कंपनी का नाम था उस्तादो द इंडिया या मुस्तादो द इंडिया भी कहते हैं। कब किया? 1503 में, ठीक है। और 1503 के बाद 1505 में इस कंपनी ने भारत में भेजा, ठीक है। और भारत में जो इसके गवर्नर या अधिकारी बनकर आए हुए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। और कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित की। पुर्तगाल ने सबसे पहले अपनी कोठी जो स्थापित की कोचीन में की, ठीक है। कब की? 1505 ईस्वी में की। और धीरे धीरे अपना व्यापार करना शुरू किया। तो देखिए, इसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, इन्होंने सोचा कि भारत में अपना क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि अपना एरिया कैसे बढ़ाया जाए या भारत के क्षेत्रों पर कैसे अधिकार किया जाए, ठीक है। तो इसने जो है यूरोप के लोगों, इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर सबसे पहले सोचा कि भारत के क्षेत्र पर अधिकार करने से ज़्यादा बेस्ट होगा कि सबसे पहले हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जाए। तो इसने क्या किया कि हिंद महासागर में, ये आपका हिंद महासागर का एरिया है सारा नीचे, ठीक है। तो इसने हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत किया, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, ठीक है। ताकि कोई भी देश अगर भारत आए तो उसे पुर्तगाल की जो कंपनी थी उस्तादो द इंडिया, उससे परमिशन लेनी पड़े, ठीक है। यानी कि बिना उस्तादो द कंपनी के, बिना उस कंपनी की अनुमति के कोई भी भारत के साथ व्यापार ना कर सके या भारत के अंदर ना आ सके। कहाँ से? हिंद महासागर के रास्ते से। तो इसने क्या किया कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया, ओके। और इसने इसके लिए एक नीति अपनाई जिसे शांत जल की नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत जल की नीति। शांत जल की नीति या शांत जल नीति भी कहते हैं या शांत जल की नीति, ठीक है। किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति को अपनाया, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं इसको, ताकि भारत के अंतर्गत कोई भी देश जो व्यापार करे वह सबसे पहले कंपनी से परमिशन ले। कौन सी कंपनी से? उस्तादो द इंडिया से, ठीक है। इसके बाद फिर एक दूसरा व्यक्ति आया। इसके बारे में सिर्फ इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सबसे पहले कंपनी के गवर्नर बनकर भारत आए। कब आए? 1505 ईस्वी में आए। कहाँ पर? कोचीन में, केरल के कोचीन में सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की, ठीक है। और इसने शांत जल की नीति अपनाई, यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था अल्बुकर्क। एक दूसरा व्यक्ति अल्बुकर्क। अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद कंपनी का गवर्नर बनकर आया, ठीक है। इसने क्या किया कि देखिए, इसको भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली कंपनी का या उस्तादो द इंडिया का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने आदिल शाही
नामक शासक से एक स्थान को छीना। वह कौन सा स्थान था जहाँ पर पुर्तगालियों ने सबसे पहले कब्जा किया था? ठीक है, आदिल शाही नामक शासक से सबसे पहले इसने किसको छीना? गोवा को, और गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार हो गया। ओके, तो आदिल शाही नामक शासक ने जो गोवा पर शासन कर रहा था उससे अल्बुकर्क ने युद्ध करके सबसे पहले जो है गोवा को छीना और अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो भारत के पहले राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए देखिए सबसे पहले इसने गोवा को छीना। इसके बाद क्या हुआ कि भारत के अंतर्गत जो भारत के जो राजा थे, भारत में जो राज्य कर रहे थे, वे क्या करते थे? अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाते थे। ठीक है, अन्य राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाते थे, यानी कि उनकी लड़कियों से या किसी राजा की बहन से शादी करके उसका क्षेत्र ले लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे या जो मतलब कि गवर्नर था या यहाँ के जो लोग थे, उनसे भारतीय नारियाँ शादी क्यों करती? क्योंकि वे इंग्लिश बोलते थे और यहाँ पर भारत की जो भाषा थी वो हिंदी या कन्नड़ या जो जिस क्षेत्र की भी जो भाषा थी, ठीक है, तो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे भारत के लोग। तो इसीलिए पुर्तगाल के राजा जो थे, पुर्तगाल के जो लोग थे, पुर्तगालियों से भारतीय नारी शादी क्यों करती? क्योंकि उनको उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, उनकी संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी, ठीक है, रहन सहन खान पीन सब कुछ अलग था। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ कि पुर्तगाल के जो लोग थे इन्होंने क्या सोचा? देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही एक प्रथा चली आ रही थी जिसको कहते हैं सती प्रथा। भारत में प्राचीन काल से सती प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, तो इन पुर्तगालियों ने क्या किया कि पुर्तगालियों ने जब सबसे पहले गोवा क्षेत्र पर अधिकार किया, ठीक है, और कोचीन के एरिया में भी इनका कब्जा था, तो इन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए यहाँ पे जो है आ जाता है कि विदेशी कंपनियों में सबसे पहले किस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त किया? तो अल्बुकर्क नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले भारत में जो उनके अंतर्गत जो क्षेत्र था, उनके अधीन जो क्षेत्र थे, वहाँ पर सती प्रथा पर बैन लगा दिया, सती प्रथा को बंद कर दिया। अब सती प्रथा को बंद इन्होंने क्यों किया? इससे क्या फ़ायदा था इनका? देखिए, सती प्रथा को इन्होंने इसलिए बंद किया क्योंकि पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सती प्रथा है क्या। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को भी, जो उसकी वाइफ होती थी, उसकी पत्नी को उसकी चिता के साथ उसकी चिता पर रख दिया जाता था या उसके साथ ही उसको जला दिया जाता था, तो इसको सती प्रथा बोलते थे। ठीक है, तो इस प्रथा को बंद किसने किया? अपने अधिकार क्षेत्र में जो अपना क्षेत्र था, जो पुर्तगालियों के अधीन जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में बंद किया किसने? अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क ने इसको बंद किया अपने फ़ायदे के लिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मर जाता था तो उसकी पत्नी से कोई शादी नहीं करता। अब देखिए, विधवा से कौन शादी करेगा? ठीक है, उस दौर में नहीं करते थे, आज के टाइम पे हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे शादी नहीं करते थे और उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या होता कि उनको रहन सहन या खान पीन की भी दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी उस वक्त महिलाओं को जिनके पति मर जाते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा करते हुए इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों ने इनसे शादी करनी शुरू की। जो उनके क्षेत्र के अधीन, यानी कि गोवा में और केरल के अंतर्गत जो क्षेत्र उनके अंतर्गत था, पुर्तगालियों के अधीन था, तो वहाँ पर क्या किया पुर्तगालियों ने वहाँ पर सती प्रथा को बैन कर दिया और जो महिलाएं थी उन महिलाओं से शादी करनी शुरू की। ठीक है, और शादी करके जो है अपने बच्चे पैदा किए और बच्चे पैदा करने के बाद उनका जो है अधिकार क्षेत्र बढ़ता चला गया। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की। तो इसने जो है सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियों के अंतर्गत जो सती प्रथा को बैन किया था वो अल्बुकर्क ने किया था। ओके, इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति फिर भारत आया कंपनी का गवर्नर बनकर। वो कौन था? नून्हा डी कुन्हा, उसका नाम था नूना डी कुन्हा।
नून्हा डी कुन्हा नाम का व्यक्ति भारत आया कब? 1529 ईस्वी में। देखिए 1529 ईस्वी में नून्हा डी कुन्हा भारत पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने देखिए 1529 में आया और 1530 ईस्वी में इसने गोवा को अपनी राजधानी बना ली। गोवा को राजधानी बनाई, ठीक है। तो गोवा को अपनी राजधानी बनाई किसने? नून्हा डी कुन्हा ने, जो कंपनी का गवर्नर बनकर आया था, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया कि 1535 में एक यहाँ पर क्षेत्र है दमन व दीव, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि दीव पर 1535 ईस्वी में दीव पर कब्जा किया, यानी कि दीव को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद 1559 में दमन, ठीक है, 1559 में दमन पर भी कब्जा कर लिया और इसकी जो है यहाँ पर किलेबंदी की, ठीक है। दमन और दीव पर, दमन पर 1535 में, दीव पर 1535 में, दमन में 1559 में कब्जा कर लिया और इसकी किलेबंदी की, ठीक है। यानी कि इसको जो है किलेबंदी करके तोपों से और सैनिकों से लैस किया ताकि कोई और भारतीय राजा यहाँ पर आक्रमण ना कर सके या इनसे इसको ना छीन सके, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी भारत आई, कब आई? मैं आपको एक बार और दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 1503 ईस्वी में उस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी बनी पुर्तगाल में। सबसे पहले क्या हुआ, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का पता लगाया। कहाँ पर पहुँचा? केरल के कालीकट नामक स्थान पर। यहाँ से वापस चला गया पुर्तगाल। और पुर्तगाल के राजा ने क्या किया कि 1503 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था उस्तादो द इंडिया। और कितने लोगों ने मिलकर बनाई थी ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उस्तादो द इंडिया जो कंपनी थी उसको पुर्तगाल के लोगों ने मिलकर बनाया था। और कितने लोग थे उसमें? देखिए 217 लोगों ने मिलकर इस कंपनी का गठन किया था। ओके, उस्तादो द इंडिया नाम की जो कंपनी थी, इस कंपनी का गठन किया गया था। तो इस कंपनी को 217 लोगों ने मिलकर बनाया था। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद जो कंपनी भारत आई 1505 ईस्वी में आई और 1505 ईस्वी में सबसे पहले कौन इसके गवर्नर बनकर आए? इसके गवर्नर बनकर आए थे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने केरल के कोचीन में सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया? शांत जल की नीति अपनाई, यानी कि हिंद महासागर के अंतर्गत जो भी कोई आएगा या व्यापार करेगा उसको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति आए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा को छीन लिया। किससे? आदिल शाही नामक शासक था वहाँ पर जो शासन कर रहा था, आदिल शाही से गोवा को छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? सती प्रथा को बैन किया, यानी कि भारत के अंतर्गत जो सती प्रथा थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी उसको अपने अधिकार क्षेत्र में, देखिए पूरे भारत में नहीं, इसने सिर्फ अपने अधिकार, जो इसका अधिकार था जिस क्षेत्र पर, गोवा और केरल के जो क्षेत्र थे वहाँ पर सती प्रथा को बैन किया, यानी कि बंद कर दिया, सती प्रथा को बंद कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आया नून्हा डी कुन्हा, ये आपका 1529 ईस्वी में आया। इसने क्या किया? 1530 ईस्वी में आते ही गोवा को अपनी राजधानी बनाया, सबसे पहला कार्य ये किया। और उसके 5 साल बाद 1535 ईस्वी में दीव पर, जो यहाँ पर केरल के तट से लगा हुआ है दमन और दीव पर कब्जा किया, ठीक है। और इसके बाद 1559 ईस्वी में 59 ईस्वी में दमन पर भी कब्जा किया और दोनों की किलेबंदी की, उसको तोपों से लैस किया, अपने सैनिक लगा दिए वहाँ पर ताकि कोई और देश उन पर आक्रमण, यानी कि कोई और राजा जो भारत के राजा थे वे उस पर अधिकार ना कर सके या उनको वहाँ से ना भगा सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी आई। इसके बाद ये पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी कंपनियाँ और भी कंपनियाँ जो किस प्रकार से भारत में आई।
ये पुर्तगाल के बारे में बात की। इसके बाद और भी कंपनियां जो भारत में आई उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक शब्द याद रखना है आपको, भारत की कंपनियां किस प्रकार से भारत में आई। PDEDF, PDEDF, P से बनता है आपका पुर्तगाल, D से बनता है डच, ठीक है। डच देखिए, हॉलैंड या नीदरलैंड जो देश है उसी को, उन्हीं के लोगों को डच कहा जाता था। नीदरलैंड या हॉलैंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग जो थे आज के टाइम में जिसको नीदरलैंड कहते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड कहते हैं, उन्हीं के वहाँ के जो लोग थे उन्हीं को डच कहा जाता था, ठीक है, डच कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सी कंपनी आई, ई से इंग्लिश या इंग्लैंड कह सकते हैं। इंग्लैंड की जो कंपनी आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो सबसे बाद तक भारत में रही। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, डी से आए थे यहाँ पर डेविस, ओके। सबसे पहले कौन आया, ठीक है, डेविस किसको कहा जाता था, डेविस कहा जाता था डेनमार्क के जो देश है एक, डेनमार्क के लोगों को डेविस कहा जाता था। और सबसे बाद में जो आए भारत में वे थे आपके फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे बाद में भारत में आए थे, ओके, लिख देते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया भारत में, पुर्तगाल। देखिए PDEDF को आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में कंपनियों का क्रम क्या है, तो कोई भी क्रम उल्टा सीधा करके दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से है। तो याद रखना है आपको PDEDF, P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लैंड और D से फिर डेविस आ जाता है आपका। और सबसे बाद में जो आई आपकी यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनियाँ आई थी, ठीक है। तो PDEDF को आपको याद रखना है। तो इसके बाद सबसे पहले हमने पुर्तगालियों के बारे में बात की, इनके बाद बात करते हैं डचों की, यानी कि डच भारत कब आए और किस प्रकार से आए, ठीक है। तो PDEDF को आपको याद रखना है, इधर मैं लिख भी देता हूँ आपको याद रखने के लिए, PDEDF। सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच के बाद इंग्लैंड के बाद डेविस के बाद में फ्रांसीसी, ठीक है। तो सबसे बाद में भारत में जो कंपनियाँ आई थी, फ्रांसीसी कंपनियाँ आई थी। तो डच की बात करते हैं, डच या हॉलैंड जिन्हें कहते थे, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को, हॉलैंड या नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता था। देखिए, डच जो हैं ये पुर्तगालियों के बाद भारत में आए। भारत में पुर्तगालियों के बाद डच आए। डचों ने क्या किया कि डचों ने, जो पुर्तगालियों ने जिन एरिया पर भारत के जिस क्षेत्र पर, गोवा पर, दमन दीव पर, यानी कि इस क्षेत्र पर, यहाँ का जो क्षेत्र था, यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों के कब्जे वाले क्षेत्रों को छीनना शुरू किया। डचों ने, डच जो थे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, किनसे, पुर्तगालियों से। तो इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों के अधिकार में जो क्षेत्र था उस अधिकार को, उस क्षेत्र को छीनना शुरू किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, गोवा और दमन व दीव को छोड़कर, गोवा, ये आपका यहाँ पर गोवा है और यहाँ पर दमन व दीव है, दमन व दीव को छोड़कर पुर्तगालियों के अंतर्गत जो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र था, यहाँ पर जो तटवर्ती क्षेत्र था, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मालाबार का तट, ठीक है। तो मालाबार के तट को, यानी कि पश्चिमी घाट का जो एरिया था ये, इसको पूरा का पूरा जो है किन्होंने छीन लिया, डच के लोगों ने छीन लिया। जो डच की कंपनी थी, डच के जो लोग आए थे इन्होंने छीन लिया, ठीक है, और अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, यानी कि केरल के मालाबार तट पर। और इसके बाद ये यहाँ पर आपका आता है एक श्रीलंका का एरिया, इस पर भी पूरा अधिकार कर लिया किसने, डच ने, यानी कि केरल के मालाबार तट पर जहाँ पर मसालों का उत्पादन होता था, इस पर जो है डचों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि पुर्तगाली आसानी से ऐसे ही बैठते रहते और अपने अधिकार, अपने क्षेत्रों को छिनवाते रहते। तो यहाँ पर क्या किया कि पुर्तगालियों ने एक चाल चली,
पुर्तगाली जो व्यक्ति थे, ठीक है, जो राजा थे वहाँ के या जो कंपनी थी, उन्होंने डचों के प्रभाव को भारत से समाप्त करने के लिए एक कार्य किया। वो कार्य क्या था? देखिए इन्होंने किया, देखिए यहाँ पर गोवा और मुंबई भी पुर्तगालियों के ही कब्जे में थी। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। तो इन्होंने इसकी शादी, कैथरीन की शादी किससे की? इंग्लैंड के राजकुमार से शादी कर दी। ठीक है, देखिए वैवाहिक संबंध बना किसके बीच? पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच। यानी कि इंग्लैंड के राजकुमार थे और पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनकी शादी हुई। ठीक है, और शादी में जब दहेज दिया जाता है, दहेज में किसको दिया? दहेज में दिया गया मुंबई को। पुर्तगालियों ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजकुमार के साथ हुई। ठीक है, और दहेज में मुंबई दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब मुंबई को दहेज में दिया गया इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड को भी भारत आना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दहेज में मिल चुका था, अब उनको मुंबई का एक बहुत बड़ा क्षेत्र उनको दहेज के रूप में मिल चुका था। बम्बई, ओके, बम्बई को दहेज में दे दिया गया इंग्लैंड को। इंग्लैंड के राजकुमार को किसने दिया? पुर्तगाल के जो राजा थे। ठीक है, पुर्तगाल के राजा ने बम्बई को इंग्लैंड के राजकुमार को दहेज में दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की की शादी इंग्लैंड के राजकुमार के साथ की थी। ओके, इसके बाद क्या हुआ? देखिए ब्रिटेन के राजा ने या इंग्लैंड के राजा ने या इंग्लैंड के राजकुमार या राजा ने क्या किया कि इंग्लैंड में एक कंपनी थी जिसके बारे में अभी बात करेंगे आगे। कंपनी को मुंबई को लीज पर दे दिया, यानी कि किराए पर दे दिया। ठीक है, कंपनी को किराए पर दिया। ठीक है, इन्होंने बम्बई को जो है कंपनी को किराए पर दे दिया। और कितने पैसे में दिया? देखिए 10 पाउंड। 10 पाउंड एक साल के देने थे कंपनी को, और कंपनी वहाँ पर शासन कर सकती थी या वहाँ से जो भी इनकम होती थी उसको ले सकती थी। यानी कि कंपनी को दे दिया गया किराए पर बम्बई को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कितने में दिया गया? 1 साल के 10 पाउंड, यानी कि 1 साल के 10 पाउंड देने थे। और वह वहाँ पर जो है यहाँ पर मुंबई पे अपना शासन कर सकती थी कंपनी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जो डच कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी। अब जब इंग्लैंड की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई में आई, तो इसने जो है युद्ध शुरू किया किसके साथ? डचों के साथ। तो इसका संघर्ष स्टार्ट हुआ डचों के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि डच एक जो कंपनी थी सरकारी कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्राइवेट कंपनी थी। तो इसको तो युद्ध करने के लिए अपने देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, या कोई भी कार्य करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, इसका अपना शासन था। ठीक है, अपना शासन करती थी। लेकिन डच की जो कंपनी थी उसको अपनी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डचों पर हावी पड़ी। ठीक है, और उन्होंने डचों को भारत से भगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार और इसी कारण जो है धीरे धीरे डच भारत से चले गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों के अधीन जो क्षेत्र आ गया था केरल के मालाबार तट वाला, इस पर और श्रीलंका के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, डचों को भारत से
भगा दिया। ठीक है, इसके बाद डचों का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा। डच देखिए, डच भारत आए, उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों के जो अधिकार क्षेत्र में, जो अधिकार में था जो क्षेत्र, उस पर कब्जा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड की एंट्री हुई। इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बम्बई दिया गया 10 पाउंड में किराए पर। वो भारत आई और उसने क्या किया कि डचों को भारत से भगा दिया। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? देखिए, सबसे पहले भारत में जो आए पुर्तगाली आए, पुर्तगाल आया, पुर्तगाल की कंपनी आई। उसके बाद डच आए और डचों के बाद अब एंट्री होगी इंग्लैंड की या अंग्रेज़ों की। अब इंग्लैंड आया यहाँ पर, भारत में कौन सी कंपनी आई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो भारत में जो कंपनी आई उसका नाम था, इंग्लैंड की जो कंपनी आई उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ओके। और 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में कंपनी ने एक, इंग्लैंड की उस वक्त राजकुमारी थी, 1600 ईस्वी में कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ से भारत व उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति ली, व्यापार करने की अनुमति ली। 1600 ईस्वी में, देखिए 1599 ईस्वी में कंपनी बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लैंड के लोगों ने मिलकर बनाई। इसके बाद क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी से परमिशन ली कि हम भारत व उसके आसपास के क्षेत्रों पर जाकर व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पर जो है उनके साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले परमिशन कितने वर्ष की दी गई? तो एलिजाबेथ जो महारानी थी, इन्होंने इसको 15 वर्षों के लिए कहा कि आप भारत जाइए और भारत में व्यापार कीजिए, यानी कि पूर्ण अनुमति दे दी गई पूरी तरह से। एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसको महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने परमिशन दी कि आप जाइए और भारत में 15 वर्षों तक व्यापार कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद 1601, 1604 और 1608 ईस्वी में एक एक करके कंपनी के लोग भारत आए। 1601, 1604 और 1608 ईस्वी में लगातार कंपनी के लोग इंग्लैंड से भारत आए। तो सबसे पहले 1601 ईस्वी में कौन आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1601 ईस्वी में आए आपके जेम्स ले कैंस्टर, जेम्स ले कैंस्टर, जेम्स ले कैंस्टर भारत आए कंपनी में। कंपनी ने सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा, जेम्स ले कैंस्टर को, ठीक है। इसके साथ और भी व्यक्ति आए और ये जो है भारत आए। भारत आने के बाद भारत का जायज़ा लिया, क्योंकि कंपनी को भारत में व्यापार शुरू करना था, तो उससे पहले यहाँ पर आकर यहाँ के हालात, कंडीशन इनको देखनी थी। तो ये भारत आए और भारत की कंडीशन को इन्होंने देखा, कुछ दिन रहे, घूमे फिरे और हालात को देखा भारत का। देखने के बाद यहाँ से ये चले गए, ठीक है। भारत 1601 ईस्वी में आए कौन? जेम्स ले कैंस्टर, कंपनी के कर्मचारी थे, ये सबसे पहले भारत आए और भारत से घूम फिर कर यहाँ से चले गए। इसके बाद 1604 ईस्वी में एक और व्यक्ति आया, जॉन मिल्डेन। 1604 ईस्वी में जॉन मिल्डेन, जॉन मिल्डेल इनका नाम था, जॉन
डेल, जॉन मिलडेल हॉल। जॉन मिलडेल हॉल नाम का व्यक्ति कंपनी की ओर से भारत आया और भारत के राजाओं से मिला, घूमा फिरा, ठीक है। इसके बाद ये भी कोई ज़्यादा नहीं कर पाया, यहाँ से वापस चला गया। और देखिए ये व्यक्ति जो था जॉन मिलडेल हॉल, ये 1601 ईस्वी में भी जेम्स ले कैंस्टर के साथ आया था, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा 1604 ईस्वी में ये आया और यहाँ पर घूमा फिरा, भारत का जायजा लिया और ये भी भारत से वापस चला गया, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आया, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक जो तीसरा ये पहला व्यक्ति था, इसके बाद दूसरा व्यक्ति ये आया, इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति कब आया? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में एक तीसरा व्यक्ति आया, नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति 1600 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। और इसने क्या किया कि भारत के राजाओं से भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने की कोशिश की। इसने प्रयास किया भारत के राजाओं से भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने का, लेकिन ये कार्य नहीं कर पाया क्योंकि भारत के राजा इस वक्त देखिए 1608 ईस्वी में इस वक्त भारत में किसका शासन था? 1608 ईस्वी में भारत में किसका शासन था? तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई, ठीक है। यानी कि इससे जो पहले व्यक्ति आए थे आपके जेम्स ले कैंस्टर और जॉन मिलडेल हॉल, ये दोनों अकबर के काल में आए। इसके बाद अकबर के पुत्र शासक बने, नाम क्या था? जहांगीर। 1605 ईस्वी में जहांगीर भारत के शासक बने। जहांगीर भारत के शासक बने कब? 1605 ईस्वी में, ठीक है। और 1608 ईस्वी में कौन आए? कैप्टन हॉकिंस। तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए और इन्होंने कंपनी से परमिशन लेने जो है भारत में व्यापार करने की परमिशन लेने की अनुमति लेने की कोशिश की। देखिए ये आपके जो हॉकिंस थे ये तुर्की भाषा भी जानते थे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जब उपस्थित हुए तो उन्होंने किस भाषा में बात की? तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर तुर्की भाषा में बात की, क्योंकि उस वक्त भारत में मुग़लों की तुर्की फारसी भाषा जो है राजकीय भाषा थी, तुर्की और फारसी, ठीक है। तुर्की, फारसी और एक और कह सकते हैं एक और भाषा थी अरबी। देखिए अरबी, तुर्की और फारसी ये मुग़लों की राजकीय भाषा थी। इस भाषा का यूज़ होता था, प्रयोग होता था मुग़लों के शासन के अंतर्गत, ठीक है। तो यह जो है तुर्की भाषा जानता था और तुर्की भाषा में इसने जहांगीर के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन जहांगीर ने इन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, ठीक है। अब देखिए इसकी जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन एक और कार्य किया। इनको जो है 400 का मनसब दिया गया। 400 का मनसब दिया। क्यों? क्योंकि जहांगीर इनकी प्रस्ताव से या इनकी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि इन्होंने ये अंग्रेज़ होकर भी तुर्की भाषा में इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इससे खुश होकर इन्होंने क्या किया? देखिए मनसब का जो था एक पद हुआ करता था, मनसब का एक पद होता था, जैसे कि अधिकारियों का पद होता है, तो उसी प्रकार से इनके 400 का मनसब, 500 का मनसब दे दिया, या 100 का मनसब या 1000 का मनसब दे दिया जाता था। यानी कि उतनी रैंक का पद दिया जाता, तो इनको 400 का मनसब दिया गया। कैप्टन हॉकिंस को इन्होंने 400 का मनसब दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इन्हें व्यापार करने की परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि
उस वक्त भी जहांगीर के काल के समय भी पुर्तगाली भारत में थे और पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर कब्जा था। मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर के अंतर्गत, ठीक है, शांत जल की नीति अपना के, यानी कि जल के अंतर्गत पुर्तगालियों का ही कब्जा था। यहाँ पर जब ये भारतीय शासक थे अपना माल हिंद महासागर के जरिए दूसरे देश में पहुँचाते थे तो उन्हें भी पुर्तगाली कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो पुर्तगाली कंपनी उन्हें एक लेटर देती थी, ठीक है, एक लेटर देती थी अपने हस्ताक्षर करके और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इसीलिए जहांगीर ने सोचा कि पुर्तगालियों के साथ संघर्ष ना हो, तो इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड के हॉकिंस को जो आए थे 1608 ईस्वी में, उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद मार्कर इसको साफ कर देते हैं। इसके बाद 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी की बात करते हैं। 1609 ईस्वी में कंपनी को एक चार्टर मिला। 1609 ईस्वी में वो कंपनी को एक चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की परमिशन मिली। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी ने 1609 ईस्वी में कंपनी को एक अधिनियम के द्वारा, एक चार्टर के द्वारा कहा कि आप भारत, यानी कि कानून, चार्टर अधिनियम या कानून कह सकते हैं, कानून दिया या अधिनियम उनके लिए पारित किया कि आप भारत में या उसके पड़ोसी क्षेत्रों में अनिश्चित काल के लिए व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर कुछ भारत के राजाओं ने भी जो है, जहाँ इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसको थोड़ी बहुत अनुमति दे दी, भारत में थोड़ा बहुत जो है व्यापार करने की छूट दे दी कि आप तो थोड़े बहुत क्षेत्र में व्यापार कर लीजिए। जैसे कि इन्होंने मुंबई के अधिकार क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था, वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी जो कंपनी स्थापित की तो वो कहाँ पर की थी, उसके बारे में बात करते हैं। इसको साफ कर देते हैं, सफाई साफ करते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ पर स्थापित की, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भी कहते हैं इसको। मसूलीपट्टनम में सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित की, यानी कि अपनी एक कोठी बनाई। ये कब बनाई थी, 1611 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर कार्य करना शुरू किया। तो कंपनी ने सबसे पहले, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कई बार कि सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी कोठी कहाँ पर स्थापित की, या अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, या कंपनी कहाँ पर लगाई। तो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद देखिए क्या हुआ। जो अंग्रेजी कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो सूरत में फैक्ट्री लगाना चाहती थी। सूरत में फैक्ट्री लगाना चाहती थी। कंपनी जो थी सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती थी। अब देखिए फैक्ट्री क्या होती थी। देखिए फैक्ट्री जो है एक वेयर हाउस होते थे, या भंडारागार या वेयर हाउस कह सकते हैं इनको, भंडारागार, या आज के टाइम पे बोलते हैं वेयर हाउस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए मान के चलो कि ये भारत है, यहाँ से कोई भी माल खरीदा, यहाँ पर इन्होंने अपना वेयर हाउस बना दिया या भंडारागार बना दिया, कोई भी माल खरीदा उसको लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया।
ठीक है। और इकट्ठा करने के बाद फिर यहाँ से इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र पर उनका कब्जा होता था या भंडारागार होते थे या फैक्ट्री होती थी, यहाँ से उस माल को लेकर अपने देश में भेज दिया जाता था नाव के जरिए से, ठीक है। तो ये वेयर हाउस हुआ करते थे या भंडारागार हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखिए, जब इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाना चाही तो जबकि गुजरात के क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा था, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा था, तो पुर्तगाल और इंग्लैंड में यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों के बीच संघर्ष शुरू होता है। और 1612 ईस्वी में एक युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, स्वाली का युद्ध। 1612 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? इंग्लैंड व पुर्तगाल की जो कंपनी थी, इंग्लैंड व पुर्तगाल की कंपनियों के बीच हुआ। 1612 ईस्वी में पहली बार भारत में पहली बार 1612 ईस्वी में इंग्लैंड की कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई। इंग्लैंड क्यों जीता? क्योंकि देखिए, पुर्तगाली कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी और इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी थी। तो उनको युद्ध करने के लिए अपनी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि पुर्तगाली जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के शासक राजा या रानी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, वे अपने सभी निर्णय स्वयं के लेते थे, खुद लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की कंपनी पुर्तगाल की कंपनी पर भारी पड़ी और पुर्तगाली कंपनी की हार हुई तथा इंग्लैंड की कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जहांगीर पर भी इसका प्रभाव पड़ा, इसी को देखते हुए जहांगीर पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि अब जो है भारत के अंतर्गत, भारत के जो स्थलों पर और समुद्र के क्षेत्र में भी इंग्लैंड की कंपनी ज़्यादा शक्तिशाली है, जरिए किसके? पुर्तगाली कंपनी के, यानी कि पुर्तगाली कंपनी के मुकाबले इंग्लैंड की कंपनी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने अपना प्रभाव छोड़ा तो भारत के राजा ने भी क्या किया कि इंग्लैंड की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुर्तगाल की कंपनी को हरा दिया था। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 1613 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ, 1613 ईस्वी में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC कह सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी फैक्ट्री यानी कि दूसरा जो कारखाना लगाया अपना, या दूसरी जो फैक्ट्री या भंडारागार या वेयर हाउस जो बनाया, कहाँ पर बनाया? तो सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। ओके, पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कब? 1611 ईस्वी में। ओके, इसके बाद क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ यहाँ पर, जब यहाँ पर पुर्तगालियों की हार हो गई तो पुर्तगाली धीरे धीरे भारत में कमज़ोर पड़ने शुरू हुए। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि पुर्तगाली भारत में कमज़ोर पड़ने लगे, पुर्तगाली भारत में कमज़ोर पड़ने लगे। अब देखिए, पुर्तगाली भारत में कमज़ोर पड़ने लगे और जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसका प्रभाव ज़्यादा जमने लगा। इसके बाद क्या हुआ? 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति थॉमस रो भारत आया। सोलह सौ पंद्रह ईस्वी में थॉमस रो 1615 ईस्वी में थॉमस रो भारत आया
और ये किसके दरबार में उपस्थित हुआ? जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। जहांगीर के दरबार में, ठीक है, ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने क्या किया, यानी कि कई क्षेत्रों में जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति ले ली। इसने क्या किया, थॉमस रो ने भारत में कई क्षेत्रों में भारत के अंतर्गत व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। थॉमस रो ने भारत के अंतर्गत जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ और जहांगीर से भारत के कई क्षेत्रों पर व्यापार करने की अनुमति या अपनी फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली। क्यों? देखिए, अब जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी। क्यों? क्योंकि अब भारत में पुर्तगाली कंपनी कमज़ोर पड़ चुकी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूती के साथ उभर रही थी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे फैलते चले गए। देखिए, इन्होंने 1623 ईस्वी तक 1623 ईस्वी तक गुजरात के कई क्षेत्रों जैसे कि सूरत, भड़ोंच, अहमदाबाद, सूरत, भड़ोंच, अहमदाबाद आदि कई क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो है एक आपके राजा थे, थोड़ा सा मैं नक्शा बना लेता हूँ यहाँ पे। मद्रास के बारे में आपने सुना होगा। मद्रास कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पर चेन्नई के आसपास, ठीक है। चेन्नई वाले एरिया को, रीजन को मद्रास कहते हैं। तो मद्रास के देखिए कंपनी ने यहाँ पर गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार किया, मुंबई पर हो गया, गोवा तो आपका पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। इसके बाद जो आपका जो ये केरल के आसपास का क्षेत्र था, इस पर कब्जा किया। यहाँ पर क्या हुआ फिर, ये यहाँ पर मद्रास के एक स्थानीय राजा थे। मद्रास के स्थानीय राजा से कब? 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में मद्रास के राजा से, स्थानीय राजा से मद्रास को लीज पर लिया, यानी कि किराए पर लिया। और क्या किया, किराए पर लेने के बाद उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र में ही कर लिया, फिर किराया देना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ पर एक किला बनाया जिसे सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। सेंट जॉर्ज के नाम से एक किला बनाया और इसकी किलेबंदी की और यहाँ पर अपने सैनिक रखे, ठीक है, अपने सैनिक रखे इन लोगों ने यहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और इसके बाद हुगली के क्षेत्र में जा पहुँचे। हुगली आपका मालूम होगा आपको, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास इस क्षेत्र में आ गए। यहाँ पर हुगली के क्षेत्र में, हुगली के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव शुरू कर दिया और यहाँ के सूबेदार से, जो सूबेदार होते थे मुग़ल शासकों के बंगाल के अंतर्गत, और यहाँ के सूबेदार से व्यापार करने की अनुमति ले ली, ठीक है, अनुमति ले ली गई इन्होंने जो है इसके बाद। ओके, तो आज की ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं हम, ठीक है। इसके बाकी का जो पार्ट होगा, पार्ट 2 में यूरोपियन कंपनियों का आगमन भाग 2 में, ठीक है, आपकी जो 3 कंपनियां रह गई, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद डच और डेविस और फ्रांसीसियों के बारे में कल की क्लास में, हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो डिटेल में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज जो मैंने आपको ये यूरोपियन कंपनियों के आगमन के बारे में डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है, तो इसके बाद आगे की जो कंपनियां थी या इंग्लैंड की कंपनी के बारे में भी जो अभी रह गया है उसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। ओके, नमस्कार।